हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद संदीप नागर में। आज का हमारा टॉपिक है क्लोनिंग वेक्टर। तो आज हम क्लोनिंग वेक्टर के बारे में बात करते हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट फोर्थ है। बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 4 है। इससे पहले समझने के लिए तीनों पार्टों को आप देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे क्लोनिंग वेक्टर क्या है। व्हाट इज क्लोनिंग वेक्टर। तो क्लोनिंग वेक्टर की बात करेंगे। वेक्टर हम किस में यूज कर रहे थे, वेक्टर कौन है। वेक्टर जो हमारा है, जो हमने प्लाज्मिड लिया था, जो एक तरीके से हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कराने का काम करा रहा था होस्ट सेल के अंदर, उसको हम वेक्टर का नाम दे रहे थे। ठीक है। तो वेक्टर आपका दो टाइप का होता है। नंबर फर्स्ट होता है आपका क्लोनिंग वेक्टर, एक होता है आपका एक्सप्रेस्ड वेक्टर। एक्सप्रेस्ड वेक्टर। तो आपका जो क्लोनिंग वेक्टर है, क्लोनिंग वेक्टर के अंदर ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। मैंने यहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट बना दिया है अदर कलर का। तो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है हमारा, अगर ये जीन ऑफ इंटरेस्ट अपनी प्रॉपर्टी को शो करे, वेक्टर के साथ में अपनी प्रॉपर्टी को शो करे, कुछ अपने साथ में कुछ अपने एंजाइम्स को रिलीज करे, तो उस वेक्टर को जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं हम एक्सप्रेस्ड वेक्टर। ठीक है। और अगर वो अपनी प्रॉपर्टी को शो नहीं करे, वो केवल ये मान लो हमने ई. कोलाई बैक्टीरिया मान लिया, तो केवल वो ई. कोलाई बैक्टीरिया के अंदर अपनी ही बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज़ को बनाए, क्लोनिंग करे, तो उस वेक्टर को नाम देंगे हम क्लोनिंग वेक्टर। तो यहाँ से देखिए अब एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। You know that plasmid and bacteriophage have two ability the replicate within the bacterial cell independent of control of chromosomal DNA। तो आप जानते हो जो प्लाज्मिड है और जो बैक्टीरियोफेज है, इन दोनों के पास में खुद के रेप्लिकेट करने की एबिलिटी होती है बैक्टीरियल सेल के अंदर। और वो बैक्टीरियल सेल के अंदर अपनी एबिलिटी रखता है, वो इंडिपेंडेंट अपने करेक्टर को कंट्रोल करता है, उसके क्रोमोजोमल डीएनए के अंदर नहीं करता। जैसे कि देख लो, मान लो हमारे पास में ये है बैक्टीरियल सेल, और बैक्टीरियल सेल के अंदर ये है आपका अब प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड हो गया, तो ये प्लाज्मिड हो गया, और इससे अलग ये मान लो हमने, ये हो गया हमारा जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल का। तो जो ये बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल है, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बहुत सारी अपने आप बना लेगा। तो इनके पास में, प्लाज्मिड के पास में और बैक्टीरियोफेज के पास में अपनी एबिलिटी होती है खुद की रेप्लिकेट करने की। ये इंडिपेंडेंट रहते हैं, ये क्रोमोजोमल डीएनए पर डिपेंड नहीं रहते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे, बैक्टीरियोफेज बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल। तो बैक्टीरियोफेज क्या काम करता है, एक सेल के अंदर बहुत सारी हाई नंबर में कॉपी बनाता है, इसलिए हैव वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ दिस जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल। तो जब हमें बहुत सारी, ये क्या काम करता है, जीनोम के साथ में बहुत सारी कॉपीज़ को, अपने जीनोम के साथ में हमारे जीनोम की बहुत सारी कॉपीज़ बनाता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। सम प्लाज्मिड, कुछ प्लाज्मिड जो होते हैं, मे हैव ओनली 1 और 2 कॉपीज पर सेल, वेयर एज अदर मे बी हैव 15 to 100 कॉपीज पर सेल। कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जो केवल पर सेल 1 या 2 कॉपीज बनाते हैं, बट कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जो पर सेल 15 से 100 कॉपीज भी बना सकते हैं। देयर नंबर्स कैन गो इवन हाइयर, यहाँ तक कि उनका जो नंबर है वो और भी ज़्यादा जा सकता है, 100 से भी ज़्यादा हो सकता है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हमारे पास में ये एक बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर जो ग्रो कर रहा है ये आपका ये प्लाज्मिड। तो ये प्लाज्मिड क्या है, ये जो मैंने अंदर की तरफ प्लाज्मिड बनाए हैं, ये अपनी मल्टीपल कॉपीज बना रहे हैं। तो ये क्या हो सकते हैं, ये बैक्टीरियल सेल के अंदर एक भी कॉपीज बना सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो 1 या 2 कॉपीज बनाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत सारी कॉपीज, अलग अलग बहुत सारी कॉपीज बनाने का काम करते हैं। तो आगे देखिए नेक्स्ट आपका, देयर नंबर कैन बी इवन हाइयर, इनका नंबर ज़्यादा भी हो सकता है। इफ़ वी आर एबल टू लिंक एन एलियन पीस ऑफ डीएनए विद बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड डीएनए, वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर इक्वल टू कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। यदि यह एबल होता है लिंक डीएनए, यदि मतलब कि वो डीएनए जो है, एलियन पीस ऑफ डीएनए, जिस डीएनए को हम डाल रहे हैं बैक्टीरियोफेज के साथ में, यदि वो बैक्टीरियोफेज के साथ में या फिर प्लाज्मिड डीएनए के साथ में वो लिंक हो पाता है, तो वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर इक्वल टू कॉपी। तो हम उसकी प्लाज्मिड के साथ साथ उसकी बहुत सारी कॉपीज़ को निकलवा सकते हैं, उसकी बहुत सारी कॉपीज़ को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं अपने एलियन पीस ऑफ डीएनए की। वेक्टर यूज एट प्रेजेंट, जो वेक्टर का हम यूज कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे,
आर इंजीनियरिंग इन सच वे दैट दे हेल्प इजी लिंकिंग फॉर डीएनए फॉरेन डीएनए। तो वो क्या काम कर सकता है, वो एक तरीके से इजी तरीके से लिंक हो जाता है फॉरेन डीएनए के साथ में। एंड सिलेक्ट द रिकम्बिनेंट फॉर्म एंड नॉन रिकम्बिनेंट, और हम वहाँ से सिलेक्ट करते हैं कि वो किस तरीके से रिकम्बिनेंट बना है या फिर नॉन रिकम्बिनेंट बन रहा है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे रिकम्बिनेंट और नॉन रिकम्बिनेंट की। जैसे कि मान लो हमने एक ये प्लाज्मिड लिया, ये प्लाज्मिड, एक हमारा ये प्लाज्मिड है। तो हम क्या काम कर रहे हैं, यहाँ से हमने देखा कि जो ये वाला हमारा प्लाज्मिड है, इस वाले प्लाज्मिड के अंदर हमने यहाँ से इसको कट करवाया, इसको भी हमने यहाँ से कट करवाया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से। अब कट करवाने के बाद में ये एंजाइम क्या काम यहाँ से क्या किया, यहाँ से ये दोनों आपस में यहाँ पे हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। इसके अंदर जैसे ही हम जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने के लिए लाए, ये फर्स्ट नंबर वाला हो गया, ये सेकंड नंबर वाला हो गया। सेकंड नंबर वाले के अंदर हमने जैसे ही जीन ऑफ इंटरेस्ट घुसाने की कोशिश की, ये प्लाज्मिड यहाँ से प्लाज्मिड ने अपने आप को बंद कर लिया। तो प्लाज्मिड जैसे ही घुसाने की कोशिश की तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर नहीं आ पाया, ठीक है, तो प्लाज्मिड बंद हो गया। तो इसके अंदर हमने देखा कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए इस डीएनए को जो नाम देंगे वो नाम देंगे रिकॉम्बिनेशन डीएनए, और इस डीएनए को नाम देंगे नॉन रिकम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो ये रिकम्बिनेंट और नॉन रिकम्बिनेंट डीएनए इनके अंदर इस तरीके से बनेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका द फॉलोइंग आर द फीचर दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू वेक्टर। जो ये हम कुछ हमें फीचर दिखाई दे रखे हैं नीचे की तरफ जो कि फैसिलिटेट कराते हैं क्लोनिंग वेक्टर को, जो वेक्टर के अंदर क्या किस तरीके से क्लोनिंग होती है उसकी सुविधा हमें प्राप्त कराते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो हमारे पास में जो भी हमारे पास में प्लाज्मिड है, मान लो हमारे पास में ये प्लाज्मिड है, तो इस प्लाज्मिड के पास में हमें एक ऐसी जगह मिलनी चाहिए जहाँ पे मान लो ये जगह है, यहाँ पे एक ऐसी जगह होनी चाहिए, ये वाली मान ली हमने कि भाई ये वाली है, कि ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो, जहाँ से वो रेप्लिकेट कर सके। डीएनए की एक ऐसी सीक्वेंस होनी चाहिए जहाँ से वो रेप्लिकेट कर सके, ठीक है। तो दिस इज ए सीक्वेंस फ्रॉम रेप्लिकेशन स्टार्ट एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। तो हमारे पास में एक ऐसी सीक्वेंस होनी चाहिए, यह एक ऐसी सीक्वेंस है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यह एक ऐसी सीक्वेंस है जिसके अंदर रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है एनी पीस ऑफ डीएनए, डीएनए के किसी पीस से भी वो स्टार्ट हो सकती है। व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस, जब इस सीक्वेंस के साथ में हम लिंक करते हैं तो कैन वी रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल, वो होस्ट सेल की बॉडी के साथ में रेप्लिकेट कर जाए। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हमें एक ऐसी सीक्वेंस चाहिए जिसके पास में हम डीएनए को लिंक कराएं और वो डीएनए भी जो एलियन पीस ऑफ डीएनए है इसके साथ साथ प्लाज्मिड भी दोनों होस्ट सेल के अंदर मतलब बैक्टीरियल सेल के अंदर रेप्लिकेट कर पाएँ, अपनी कॉपी बना पाएँ। तो हमें ऐसी सीक्वेंस की ज़रूरत होती है किसके अंदर, क्लोनिंग वेक्टर के अंदर। दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए। तो ये सीक्वेंस एक ऐसी होनी चाहिए जो रेस्पॉन्सिबल हो कंट्रोलिंग के लिए कि भाई हमें कितनी कॉपी बनवानी है वहाँ से, वो बहुत ज़्यादा कॉपी तो नहीं, लगातार अब मान लो लगातार कॉपी बनाता रहा तो वो भी एक तरीके से ख़राब रहेगा, ठीक है। तो एक तरीके से उस पर कंट्रोल कर सकें हम, उस पर रेस्पॉन्सिबल कर सकें हम, ऐसी हमें सीक्वेंस वो होनी चाहिए। तो सो if one want to recover many copies of the target DNA, it could be cloned in vector whose origin support high copy number। तो यहाँ से एक हमारी ज़रूरत क्या हो सकती है, एक ज़रूरत ये है कि यदि हम उन कॉपीज़ को रिकवर करना चाहें, टारगेट डीएनए की कॉपीज़ को रिकवर करना चाहें, तो वहाँ से हम वेक्टर के अंदर ओरिजिन ऑफ सपोर्ट से हाई नंबर ऑफ कॉपी प्रोवाइड करवा सकें। तो हम जो वेक्टर है उस रेप्लिकेशन वाली जो सीक्वेंस है उससे हम ज़्यादा कॉपीज़ निकलवा सकें अपने टारगेट डीएनए के लिए। उन कॉपीज़ को रिकवर करने के लिए हमें ज़्यादा कॉपीज़ की ज़रूरत पड़ती है तब, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेकंड पार्ट है आपका सिलेक्टेबल मार्कर। अब हमें किसकी ज़रूरत होगी इसके अंदर, क्लोनिंग वेक्टर के अंदर सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर एक तरीके का जो हमारा एक तरीके की प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या काम करते हैं, हम ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट डीएनए का पता लगाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन सी है।
ठीक है। तो जो हमने पढ़ा था रिकम्बिनेंट डीएनए, नॉन रिकम्बिनेंट डीएनए, उस डीएनए को सिलेक्ट करने के लिए, ये पता लगाने के लिए भाई कौन सा रिकम्बिनेंट डीएनए है और कौन सा हमारा नॉन रिकम्बिनेंट डीएनए है, उसके लिए हम सिलेक्टेबल मार्कर्स का यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिलेक्टेबल मार्कर, तो जैसे सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊँ, हमारे पास में ये एक कल्चरल प्लेट पे ग्रो कराने वाली हमारी कॉलोनी है, ठीक है। तो हम कॉलोनी में माइक्रोब्स को आसानी से देख सकते हैं, बिना कॉलोनी के हमें माइक्रोब्स दिखाई नहीं देते हैं, बट कॉलोनी के अंदर हम उनको माइक्रोब को देख लेते हैं। अगर हम सिंगल माइक्रोब लेते हैं तो वो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, बट जब लाखों करोड़ों की संख्या में एक साथ माइक्रोब इकट्ठे पड़े हैं इस तरीके से, तो वो ग्रो हो रहे हैं, तो वो हमें आसानी से दिखाई दे जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो ये हमारी एक कल्चरल प्लेट है, इस कल्चरल प्लेट पे हम अलग अलग टाइप के बहुत सारे बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे हैं। तो ग्रो कराते टाइम पे हम 2 कंडीशन लेते हैं, 3 कंडीशन लेंगे यहाँ पे। तो मैंने 3 टाइप के, एक हमारे पास बैक्टीरिया ये है, एक हमारे पास बैक्टीरिया ये है और एक हमारे पास बैक्टीरिया ये है। तो इस बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास अब अलग अलग, इसके अंदर का प्लाज्मिड ये है, इसके अंदर का प्लाज्मिड ये है, इसके अंदर का प्लाज्मिड ये है। इसके अंदर प्लाज्मिड ही नहीं गया, इसके अंदर प्लाज्मिड इंटर ही नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ से हम कैसे पता लगाएंगे, तो यहाँ से हम देखो, यहाँ से हम देखेंगे कि इस सिलेक्टेबल मार्कर की हेल्प से हम सबसे पहले एक चीज़ का पता लगाएंगे। अब देखो इसके अंदर बैक्टीरिया इंटर नहीं हुआ, इसके अंदर सॉरी बैक्टीरिया नहीं प्लाज्मिड, इस बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड इंटर नहीं हुआ, तो इसको हम बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और इन दोनों के अंदर बैक्टीरिया ट्रांसमिट हो गया, इनको हम बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेंट प्लाज्मिड, सॉरी ट्रांसफो पहुंचने वाला प्लाज्मिड, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब आपका इन एडिशन टू ओराई के एडिशन में देखते हैं हम, जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है उसके एडिशन में देखते हैं। तो वेक्टर रिक्वायर ए सिलेक्टेबल मार्कर, वेक्टर को एक सिलेक्टेबल मार्कर की ज़रूरत होती है। जो सिलेक्टेबल मार्कर क्या काम करता है, विच हेल्प इन आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग टू ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। वो क्या काम करता है, जो वेक्टर होता है उसको सिलेक्टेबल मार्कर की जरूरत होती है। सिलेक्टेबल मार्कर क्या कर रहा है, वो उसको आइडेंटिफाई करने में पता लगाएगा, आइडेंटिफाई करने के लिए उसको एलिमिनेट करेगा, उसको अलग करेगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करेगा और उसे सिलेक्ट करेगा ग्रोथ के लिए, ग्रोथ को करने के लिए, ठीक है। तो हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा है। तो हमें नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की जरूरत नहीं होगी, तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोथ नहीं करेगा, जो ग्रोथ करता हुआ दिखाई देगा वो केवल हमें ट्रांसफॉर्मेंट दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, एक प्रोसेस दे रखी है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कौन सी है, ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसीजर थ्रू विच ए पीस ऑफ डीएनए, ये एक प्रोसीजर है जिसके अंदर हम डीएनए के एक पीस को इंट्रोड्यूस कराते हैं होस्ट बैक्टीरियम के अंदर, ठीक है। तो अगर वो बैक्टीरियम के अंदर क्या हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया, अंदर की तरफ इंट्रोड्यूस हो गया क्या, प्लाज्मिड, तो उसे हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट, और जो प्लाज्मिड इंटर नहीं हुआ तो उसे बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और ये प्रोसेस कौन सा प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम इनको अंदर पहुंचाते हैं, वो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखिए, नॉर्मली द जीन्स इनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक सच एज एम्पिसिलिन, क्लोरेम्फिकोल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन। तो जो आपका प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड पे कुछ जीन रेजिस्टेंस होता है, कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं। तो ये आपकी एंटीबायोटिक्स हैं, ये एंटीबायोटिक्स हैं एम्पिसिलिन वगैरह, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, कैनामाइसिन, ये एंटीबायोटिक हैं किसके ऊपर, ये होती हैं प्लाज्मिड में, ठीक है। तो प्लाज्मिड में एक एंटीबायोटिक जरूर होती है। तो आर कंसीडर्ड यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर, जिसको हम किसके रूप में मानते हैं, इनको हम सिलेक्टेबल मार्कर के रूप में मानते हैं। तो जो नॉर्मल ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, सेल डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी दीज एंटीबायोटिक। तो जो मैंने आपको ये एंटीबायोटिक बताई है, एम्पिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, कैनामाइसिन है, इन एंटीबायोटिक के रेस्पॉन्स में, इनके रेजिस्टेंस में, मतलब इसके प्रतिरोध में ई कोलाई बैक्टीरिया के पास में कोई भी एंटीबायोटिक नहीं होती है। इन एंटीबायोटिक के प्रतिरोध में कोई भी एंजाइम नहीं होता जो इनके प्रति रेस्पॉन्स में काम कर सके। तो ये क्या काम कर देती हैं, ये ई कोलाई बैक्टीरिया को किल कर सकती हैं। तो यहाँ से समझिए, यहाँ से हम कैसे पता लगाते हैं ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को। तो मैंने आपको अभी समझाया था कि हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, ये हमारे पास में एक कल्चरल प्लेट पे हम कॉलोनी ग्रो करवाएंगे, ठीक है। तो कॉलोनी के अंदर हमने 3 टाइप के, मैंने 3 ई कोलाई बैक्टीरिया लिए, मतलब 3 अलग अलग
कॉलोनीज बनवाई, यहाँ पे एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। तो इन 3 कॉलोनीज में क्या हो रहा है, 3 कॉलोनीज ने पहले 3 बैक्टीरिया लिए हैं अलग अलग केवल। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम एक के अंदर, इसके अंदर आपका ये प्लाज्मिड हुआ, ये प्लाज्मिड है, इसके अंदर ये प्लाज्मिड है, और इसके अंदर जो है प्लाज्मिड वो इंटर ही नहीं किया है, ठीक है। तो हम यहाँ से कैसे पता लगाएंगे भाई कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने रिकम्बिनेंट डीएनए बना दिया है, सेकंड वाले के अंदर आपका रिकम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है। इसमें मिक्स डीएनए है, 2 का डीएनए है। तो यहाँ से अब देखेंगे हम, अब इसमें क्या काम करेंगे, इस प्लेट के अंदर हम कुछ एम्फीसिलिन छोड़ देंगे, ठीक है। क्या छोड़ देंगे, एम्फीसिलिन। तो जब हमारा इसके अंदर एम्फीसिलिन छोड़ देंगे हम, यहाँ पे हमने बहुत सारा एम्फीसिलिन यहाँ पे डाल दिया, एम्फीसिलिन एंटीबायोटिक। तो अब हमने देखा कि एम्फीसिलिन हमने इसके अंदर डाल दिया, तो एम्फीसिलिन में यहाँ से आपका, अब ये देखा फर्स्ट नंबर वाला जो बैक्टीरिया है, फर्स्ट नंबर वाले बैक्टीरिया अपना ग्रो करने लगा, क्यों, क्योंकि इसके प्लाज्मिड के पास में एम्फीसिलिन था, और इस जो बाहर वाला हमने प्लेट के अंदर एम्फीसिलिन डाला, इसका असर इस पर कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो क्योंकि इसके पास में खुद के पास में एम्फीसिलिन है, इसलिए इस पर कुछ असर नहीं हुआ। तो हम ये हमारी जो यहाँ वाला जो रीजन था वो ग्रो होता हुआ दिखाई दिया, यहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया हमें ग्रो होते हुए दिखाई दिए। दूसरा वाला, इसके पास भी एम्फीसिलिन था, ये भी हमें ग्रो होता हुआ दिखाई दिया। बट ये केवल इकोलाई बैक्टीरिया, इसके अंदर प्लाज्मिड नहीं पहुँचा। जब प्लाज्मिड नहीं पहुँचा तो इसके अंदर कोई एम्फीसिलिन नहीं है, इसलिए बाहर वाले एम्फीसिलिन के रेजिस्टेंस में इसका कोई एम्फीसिलिन नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा और ये ग्रो नहीं करेगा। तो यहाँ से रिकम्बिनेंट वाला और ये वाला रिकम्बिनेंट वाला और नॉन रिकम्बिनेंट वाला दोनों जो हमें ग्रो होते हुए दिखाई दिए। तो यहाँ से इस सिलेक्टेबल मार्कर की हेल्प से हमें क्या पता चला कि ट्रांसफॉर्मेंट वाला कौन सा है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाले कौन से हैं। तो ट्रांसफॉर्मेंट वाले जो पहले बैक्टीरिया हैं और जो दूसरे नंबर वाले बैक्टीरिया हैं वो कौन से होंगे, आपके ट्रांसफॉर्मेंट वाले, और जो थर्ड नंबर वाला है वो है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला, वो क्या हो गया, किल हो गया, ठीक है। एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक से वो क्या हो गया, किल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लोनिंग साइट्स। तो क्लोनिंग साइट्स के बारे में बात करते हैं। अब क्लोनिंग साइट्स क्या है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा सिलेक्टेबल मार्कर की हेल्प से हमने ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट दोनों टाइप के डीएनए को हमने, दोनों टाइप के प्लाज्मिड को हमने पहचान लिया भाई कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट हुआ है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हुआ है। ये सारा कुछ माइक्रोस्कोपिक लेवल का है, तो आसानी से बहुत ही कम रेयर चांस में ट्रांसफॉर्मेंट हो पाता है। ई कोलाई के अंदर, हर एक के अंदर ई कोलाई जो है उसके अंदर प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्मेंट नहीं हो पाता है। तो उसके सिलेक्टेबल मार्कर हमें पता लगाने के लिए कि भाई ये ट्रांसफॉर्मेंट है या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, उसका ज़रूरत हमें चाहिए। इसके बाद हमें क्लोनिंग साइट की ज़रूरत होती है क्लोनिंग वेक्टर के अंदर, कि भाई उसके पास में क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। क्लोनिंग साइट का मतलब क्या हो गया, जैसे कि हमने प्लाज्मिड लिया था, यहाँ पे ये प्लाज्मिड लिया, इस प्लाज्मिड के डीएनए को हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से यहाँ से कट करवाया, और यहाँ पे हमने क्या डाला था, यहाँ पे हमने डाला था आपका फॉरेन डीएनए। तो यहाँ पे हमने देखा जहाँ से हमने फॉरेन डीएनए, ये हमारे पास में एक डीएनए था फॉरेन डीएनए, जहाँ से हमने फॉरेन डीएनए को कट करवाया, मान लो यहाँ से हमने फॉरेन डीएनए को कट करवाया और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे लाइगेज एंजाइम के थ्रू किया। तो यहाँ पे देखा था भाई एक एंजाइम जो होता है, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है वो क्या काम करता है, वो एक ही स्पेसिफिक साइट से कट कर सकता है। तो प्लाज्मिड के अंदर भी वही सेम हमने स्पेसिफिक साइट देखी, यहाँ पे भी हमने वो सेम स्पेसिफिक साइट देखी फॉरेन डीएनए के अंदर भी। उस स्पेसिफिक साइट को जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं रिकॉग्निशन साइट, ठीक है। उस स्पेसिफिक साइट को क्या नाम देते हैं, रिकॉग्निशन साइट। अब जो ये रिकॉग्निशन साइट है आपकी, इसी को हम क्लोनिंग साइट नाम देते हैं, ठीक है। तो जो रिकॉग्निशन साइट है उसी को हम क्लोनिंग साइट नाम देते हैं। तो जो क्लोनिंग साइट होता है आपका, क्लोनिंग साइट की बात करेंगे अब हम, तो हमारे पास में प्लाज्मिड है ये वाला, तो एक प्लाज्मिड के पास में एक ही क्लोनिंग साइट होनी चाहिए एक एंजाइम के लिए। ऐसे नहीं है भाई अलग अलग एंजाइम के लिए, एक एंजाइम के लिए एक क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, एक ही स्पेसिफिक साइट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे अब हम कि इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए, जो एलियन डीएनए आपका वेक्टर नीड टू हैव वेरी फ्यू, वेक्टर को उसकी बहुत, एक तरीके से वेक्टर के पास में वो उसकी बहुत कम ज़रूरत होती है, ठीक है। तो प्रेवेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट, तो उसके पास में एक सिंगल रिकॉग्निशन साइट होती है
फॉर कॉमनली यूज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, किसके लिए? एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए। एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक ही रिकॉग्निशन साइट होनी जरूरी है, सिंगल रिकॉग्निशन साइट, जिसे हम क्लोनिंग साइट बोलते हैं। रिकॉग्निशन साइट और क्लोनिंग साइट एक ही बात है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट, अगर एक से अधिक रिकॉग्निशन साइट प्रोवाइड हो जाएं तो द वेक्टर विल बी जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट, तो वेक्टर के बहुत सारे अलग अलग फ्रेगमेंट हो जाएंगे। मान लो मैंने क्या काम किया, मैंने हमारे पास में ये है वेक्टर, इस वेक्टर के पास में हमारे पास में अलग अलग हमें क्लोनिंग साइट देखने को मिल रही हैं। वो एक ये क्लोनिंग साइट हो गई, एक ये हो गई, ये रिकॉग्निशन साइट हो गई, ये हो गई। तो कोई भी एक एंजाइम आएगा और यहाँ से भी कट कर देगा, 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 तो इसके बहुत सारे फ्रेगमेंट हो जाएंगे, ठीक है, जिससे कि प्लाज्मिड आगे वर्क नहीं कर पाएगा, एक वेक्टर के रूप में वर्क नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से ऐसा नहीं होनी चाहिए कि भाई जो क्लोनिंग साइट है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तो क्लोनिंग साइट एक ही होनी चाहिए। अब इसको क्लोनिंग साइट नाम क्यों दे रहे हैं, वो देखिए, क्लोनिंग साइट नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारी जहाँ से कट किया वहाँ पे हमने डीएनए को फिट करवाया था, यहाँ पे हमने कट किया तो यहाँ पे हमने डीएनए को लगवाया, फॉरेन डीएनए को लगवाया। अब जब ये प्लाज्मिड खुद मल्टीप्लाई करेगा, अपनी बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन बनवाएगा, तो इसी साइट पे जहाँ पे रिकॉग्निशन साइट थी, इसी साइट पे जो फॉरेन डीएनए, इसकी भी तो कॉपी होगी, कॉपी का मतलब क्लोनिंग होगी, तो इसलिए इस साइट को हम क्लोनिंग साइट बोल रहे हैं भाई, जहाँ पे हमारी डीएनए की कॉपी बन रही है, इसलिए रिकॉग्निशन साइट को हम क्लोनिंग साइट नाम दे रहे हैं। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट यहाँ से विच विल बी कंप्लीट द जीन क्लोनिंग, जो कि एक तरीके से जीन क्लोनिंग में कंप्लीट करता है, जो केवल अगर वहाँ से बहुत सारे फ्रेगमेंट होते तो वो जीन क्लोनिंग को कंप्लीट मतलब नहीं कर पाएगा। कंप्लीट जो जीन क्लोनिंग करेगा वो सिंगल रिकॉग्निशन साइट कंप्लीट करेगा। इसके बाद द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए, जो एलियन डीएनए को जो हम जोड़ते हैं, कैरिंग आउट एट रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो उसके पास में हमें क्या होनी चाहिए, कम से कम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होना चाहिए, ठीक है ना, 2 एंटीबायोटिक। अब हमने वहाँ से तो पता लगा लिया, जिस प्लाज्मिड के पास में सिंगल एंटीबायोटिक थी, जिस प्लाज्मिड के पास में एक ही एंटीबायोटिक थी, उस प्लाज्मिड के द्वारा हमने पता लगाया कि भाई वो ट्रांसफॉर्मेंट था या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट था, वो पहली कल्चरल मीडियम प्लेट थी हमारी। अब जो हमें लाइगेशन पता लगाना चाहिए, हम देखेंगे रिकम्बिनेंट कौन सा है, नॉन रिकम्बिनेंट कौन सा है, उसके लिए हमारे पास में 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होने चाहिए भाई, 2 जीन ऐसे होने चाहिए जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हों। फॉर एग्जाम्पल यू कैन लाइगेट ए फॉरेन डीएनए एट बीएम। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे हमें जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक प्लाज्मिड है, जो ये प्लाज्मिड है, एक ये वाला जो आपका है ये प्लाज्मिड है, ठीक है, ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, क्योंकि नेचुरल प्लाज्मिड के अंदर आपको अधिकतर एक ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देखने को मिला, इसलिए एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड तैयार करवाया जिसके अंदर 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डाले। तो एक तो था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन यहाँ पे एम्पिसिलिन वाला, ये वाला, एक था यहाँ पे आपका टेट्रासाइक्लिन वाला, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे ये एम्पिसिलिन ये लिखा हुआ, टेट्रासाइक्लिन ये लिखा हुआ। ये क्या काम करते हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं। ये कौन सा, ये नाम है इसका PBR322। ये एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। P मीन प्लाज्मिड, B मीन बॉलीवर, R मीन रोगर। तो ये साइंटिस्ट का नाम है बॉलीवर रोगर, और 322वें नंबर पे इसको रिसर्च किया गया था, इस प्लाज्मिड को। यहाँ से इन दोनों ने 322वें नंबर पे इसको सर्च किया, डिस्कवर किया, जिसकी वजह से इसका जो नाम रखा वो PBR322 नाम रखा गया, ठीक है। यहाँ से अब देखेंगे इस पे ये रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस एंजाइम है, ये टेट्रासाइक्लिन पे 2 रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस एंजाइम काम कर सकते हैं। एक है आपका BAMH1, एक है आपका SALH1। इसको हम कैसे याद करेंगे, बंसल तो आपको याद है, जैसे बंसल क्लासेज, बंसल नर्सिंग होम, ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे याद करेंगे बमसल। तो बमसल का मतलब BAM से क्या हो गया, बम, और SAL1, तो यहाँ पे 2 एंजाइम हो गए। अब बात करते हैं एम्पिसिलिन पे भी 2 एंजाइम है आपके, 2 एंजाइम वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे रिकग्निशन साइट है, मतलब यहाँ पे ऐसी रिकग्निशन साइट है जहाँ पे स्पेसिफिक BAMH1 एंजाइम वर्क कर सकता है, यहाँ पे साइट है, ठीक है। यहाँ पे SAL1 काम कर सकता है, यहाँ पे वो साइट है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखेंगे एम्फीसिलिन के अंदर आपको, एम्फीसिलिन के अंदर PUV1 और PST1 ये दो एंजाइम यहाँ पे वर्क कर सकते हैं अलग अलग साइट पे। इस साइट पे आपका PUV1 और दूसरी वाली साइट पे आपका PST1, ठीक है। PUV1 के बिल्कुल सामने, बिल्कुल डायगोनल अगर हम जाएंगे, यहाँ पे डायगोनल में गए हम यहाँ पे, तो यहाँ से जो कट कर सकता है आपका वो PVU2, ठीक है। ये एक साइट ऐसी होती है इसके अंदर जिस पे 3 एंजाइम इसको कट कर सकते हैं, हिंड थर्ड वाला भी, क्लाथ फर्स्ट और ई कोर फर्स्ट। और ये है, अब ये प्लाज्मिड है, इसके पास में एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी चाहिए, तो ये आपका है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे मैं आपको एक बताता हूँ, ये जो है एक ऐसा एंजाइम बनाया जिसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इसको कट करवा सकते हैं जहाँ से हमें ज़रूरत पड़ेगी कट करवाने के लिए, ठीक है। और इसके पास में 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी हैं, किसको पता लगाने के लिए, रिकम्बिनेंट और नॉन रिकम्बिनेंट DNA को पता लगाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका बना वो आपका यहाँ से अलग अलग जो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम दे रखे हैं, यहाँ से हमने क्या काम किया था, एक नेचुरल प्लाज्मिड को, ये जो बनाया वो एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, बट क्या किया था, एक नेचुरल प्लाज्मिड को मॉडिफाई करके, ठीक है, उसको अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की स्पेसिफिक सीक्वेंस दी और वहाँ पे 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वहाँ को उसको दिए, ठीक है, जिससे कि हम एक तरीके से आगे वर्क करेंगे इस पर। देखो नेक्स्ट है अब आपका, तो यहाँ से बताया था आपको एग्जाम्पल में, यू कैन लाइगेज ए फॉरेन DNA एट BMH1। तो यहाँ पे बोला, मैंने अभी बताया था आपको, ये वाली साइट है आपकी, ये वाली, इस वाली साइट पे, तो एम्फीसिलिन वो है आपका इधर की तरफ टेट्रासाइक्लिन 1। तो हम क्या काम करेंगे, हम एक यहाँ पे पीस ऑफ DNA हमने लिया, ठीक है, ये हमारा प्लाज्मिड हुआ, इस प्लाज्मिड के पास में हमने, हमारा इधर टेट्रासाइक्लिन था, इधर की तरफ ये टेट्रासाइक्लिन है, इस टेट्रासाइक्लिन में यहाँ पे क्या था, टेट्रासाइक्लिन में यहाँ पे आपकी थी साइट BAMH1। तो यहाँ से हम BAMH1 से इसको कट किया, ठीक है, और कट करने के बाद में यहाँ पे हमने क्या डाला, यहाँ पे हमने डाल दिया फॉरेन DNA, ठीक है। तो यहाँ पे हमने, ये हमारा हो गया फॉरेन DNA, ठीक है। तो फॉरेन DNA हमने डाल दिया अब इसके अंदर। अब क्या हो गया भाई, अब यहाँ से टेट्रासिलिन जो अपना एंजाइम रिलीज कर रहा था, तो टेट्रासिलिन अब अपना एंजाइम रिलीज नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके DNA की सीक्वेंस में प्रॉब्लम आ गई है, उसकी DNA की सीक्वेंस में के बीच में अलग DNA आ गया, अब वो कम्प्लीटली अपने एंजाइम को रिलीज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हैं हम, BAMH1 से टेट्रासाइक्लिन वाले रेजिस्टेंस जीन को हमने कटवाया, कौन से वेक्टर के, PBR322 वेक्टर के। The recombinant plasmid will be lost tetracycline resistance due to insertion of foreign DNA but can still be selected out from non-recombinant one by plating and transformant on ampicillin। तो यहाँ से देख रहे हैं हमने क्या बोला कि जो BAM1H1 था हमने टेट्रासाइक्लिन से कटवाया, कौन से वेक्टर से, PBR322 वेक्टर से कटवाया। तो यहाँ से देखा हमने रिकम्बिनेंट जो प्लाज्मिड है, अब ये जो प्लाज्मिड बना ये रिकम्बिनेंट बना हमारा, रिकम्बिनेंट जो प्लाज्मिड था विल लॉस, इसके पास में लॉस हो जाएगी, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस को रिलीज करने वाली प्रॉपर्टी इसकी लॉस हो गई, ख़त्म हो गई, किसकी वजह से, क्योंकि हमने इसके अंदर फॉरेन DNA डाल दिया, इसकी वजह से, ठीक है। कैन स्टिल बी सिलेक्टेड, परंतु इसका हम यूज कर रहे हैं किसको सिलेक्ट करने के लिए, ये पता लगाने के लिए भाई इससे जो दूसरा वाला होगा वो नॉन रिकम्बिनेंट कैसे है उसको पता लगाने के लिए ट्रांसफॉर्मेंट में हुए। तो हमने ट्रांसफॉर्मेंट पहले कल्चरल प्लेट पे हमने ग्रो कराए, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, उन दोनों का पता लगाया। अब इस कल्चरल प्लेट पे हम पता लगा रहे हैं कि भाई हमारा रिकम्बिनेंट कौन सा होगा, नॉन रिकम्बिनेंट कौन सा होगा, तो यहाँ पे हम उन दोनों का पता लगाएंगे। तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल का काम है, तो हम ऐसे ही देख के तो इनको बता नहीं सकते हैं भाई, ये हम माइक्रोस्कोप के अंदर आसानी से हमें दिखाई थोड़ी देंगे, ऐसे थोड़ी कलर दिखाई देंगे जैसे मैंने आपको यहाँ पे कलर बना के दिखा रखे हैं। तो वहाँ पे तो हमें रिकम्बिनेंट और नॉन रिकम्बिनेंट पता लगाना एक तरीके से बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, ये हमारा था एक जो DNA बना, ये हमारा वो बना तो मैंने एक ये बनाया। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, अब हम क्या काम करेंगे, दूसरी कल्चरल प्लेट पे हम एक दूसरी कल्चरल प्लेट ली, उस कल्चरल प्लेट पे हम बैक्टीरिया को ग्रो करवाएंगे। तो हमने देखा एक बैक्टीरिया हमने यहाँ लिया, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला हमने यहाँ लिया। तो पहले तो हमने
ये दोनों जो थे वो बैक्टीरिया वो थे जिनमें ट्रांसफॉर्मेंट हुआ था, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेंट होने वाले, अब हमने वो प्लाज्मिड लिया था जिसमें एक रेजिस्टेंस था, उससे केवल हम ये पता लगा रहे थे भाई ये ट्रांसफॉर्मेंट कर सकता है, मतलब ये पता लगा सकता है भाई ट्रांसफॉर्मेंट है या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। उससे हमें ये नहीं पता लगा जो हमने पहले प्लाज्मिड लिया कि ये रिकम्बिनेंट डीएनए और नॉन रिकम्बिनेंट डीएनए को पता लगाने में वो काम नहीं कर पाया। इसलिए हमने अब वेक्टर के रूप में जो लिया वो PBr322 लिया। इसके पास में दो हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसके पास में अपना अपना, यहाँ पे इसके पास में प्लाज्मिड था, एक इसके पास में अपना प्लाज्मिड पहुँचा। तो जब जो प्लाज्मिड पहुँचा, एक अभी जो बताया मैंने आपको, एक था हमारा कैसा, ये था हमारा ये रिकम्बिनेंट वाला हो गया, और ये वाला जो है वो नॉन रिकम्बिनेंट वाला है, ठीक है। तो रिकम्बिनेंट के अंदर क्या था, टेट्रासाइक्लिन ने अपनी प्रॉपर्टी खो दी। अब हमने क्या काम किया, इसके अंदर दो कंडीशन प्रोवाइड की। इसके अंदर सबसे पहले क्या डाला, सबसे पहले हमने डाला इसके अंदर एम्फिसिलिन, एक प्लेट पे हमने डाला एम्फिसिलिन, ठीक है। तो हमने इसके अंदर पहले डाला एम्फिसिलिन, और एम्फिसिलिन वाली कंडीशन में हमने देखा कि भाई जो पहला वाला बैक्टीरिया था, जो पहले वाले बैक्टीरिया थे, पहले कल्चरल वाले बैक्टीरिया वो ग्रो हो रहे थे, और सेकंड वाले भी ग्रो हो रहे थे। एम्फिसिलिन में क्या हुआ, पहले वाले भी ग्रो हुए, सेकंड वाले भी ग्रो हुए, क्योंकि एम्फिसिलिन की प्रॉपर्टी तो इसके पास भी है और इसके पास भी है, ठीक है। बट सेकंड जब हमने दोबारा में डाला, दोबारा में क्या डाला हमने, दोबारा में डाला हमने यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन, कल्चरल प्लेट में टेट्रासाइक्लिन डाल दिया। अब जो पहले वाले बैक्टीरिया हैं, जो पहला जो इकोलाई बैक्टीरिया है फर्स्ट नंबर पे जो कल्चरल प्लेट में ग्रो हो रही है, ये कल्चरल जो हुआ है बैक्टीरिया का, इसके पास में टेट्रासाइक्लिन, यहाँ पे हमने देखा रिकम्बिनेंट डीएनए था जिसने अपनी टेट्रासाइक्लिन की प्रॉपर्टी खो चुका था। जब वो टेट्रासाइक्लिन की प्रॉपर्टी खो चुका, तो यहाँ से क्या हुआ, वो यहाँ से ग्रो नहीं हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट वाले सेकंड वाली कंडीशन में टेट्रासाइक्लिन के साथ में वो ग्रो नहीं हुए, सेकंड वाले ग्रो होते हुए दिखाई दिए। तो सेकंड वाले खुश हो गए, भाई हम तो एम्फिसिलिन में भी एक तरीके से ग्रो हो रहे हैं और टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो हो रहे हैं, बट इनको हमने चूज नहीं किया। हमने जो चूज किया वो किसको किया, फर्स्ट कल्चरल वाले बैक्टीरिया को, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि भाई ये ही रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया है जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर हमारी प्रॉपर्टी, जिसके अंदर टेट्रासाइक्लिन वाली जगह पे हमने मिक्स किया। तो इसलिए हमने 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को यहाँ पे डाला था। तो आइए एनसीईआरटी की लाइन से पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए ये लिख रहा आपका, तो जो नॉन रिकम्बिनेंट था, 1 बाई प्लांटिंग ऑन ट्रांसफॉर्मेंट ऑन एम्फिसिलिन कॉन्टेनिंग मीडियम। तो जो नॉन रिकम्बिनेंट था वो भी ट्रांसफॉर्मेंट हुआ था, रिकम्बिनेंट था वो भी ट्रांसफॉर्मेंट हुआ था। द ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्फिसिलिन कॉन्टेनिंग मीडियम, जो ट्रांसफॉर्मेंट हुआ वो एम्फिसिलिन मीडियम में ग्रो हुआ, आर ट्रांसफर्ड ऑन मीडियम कॉन्टेनिंग टेट्रासाइक्लिन, और टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो हुआ, पहला वाला कौन सा, नॉन रिकम्बिनेंट वाला, ठीक है। द रिकम्बिनेंट विल ग्रो ऑन इन एम्फिसिलिन कॉन्टेनिंग, जो रिकम्बिनेंट हुआ वो केवल एम्फिसिलिन मीडियम के पास में ग्रो हुआ, बट नॉट ऑन कॉन्टेनिंग टेट्रासाइक्लिन, परंतु जब टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में हमने देखा तो वो ग्रो होता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया। बट नॉन रिकम्बिनेंट विल ग्रो ऑन मीडियम कॉन्टेनिंग बोथ, परंतु जो नॉन रिकम्बिनेंट वाला था वो दोनों एंटीबायोटिक्स के साथ में ग्रो हो रहा था। इन दिस केस, इस केस में क्या पता लगा, 1 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प इन सेलेक्टिंग टू ट्रांसफॉर्मेंट। तो यहाँ से पता लगा, पहले मीडियम में जो हमने पढ़ाया था आपको ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, तो वहाँ से पता लगाया अगर प्लाज्मिड के पास में एक ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो तो केवल वो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बारे में ही बता सकता है। वेयर एज द अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जबकि इसके साथ में दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी हो तो वो क्या करेगा, गेट इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए। तो उसमें दूसरे एंटीबायोटिक में हमने क्या डाला था, एलियन डीएनए। तो एलियन डीएनए के इंसर्शन होने की वजह से टेट्रासाइक्लिन क्या हो गया था, इनएक्टिवेट हो गया था, और जिसकी हेल्प से हमने क्या पता लगाया था, रिकम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो इस तरीके से हम केवल जब हमारा प्लाज्मिड के पास में 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होंगे तभी हम वहाँ से रिकम्बिनेंट और नॉन रिकम्बिनेंट डीएनए का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए आगे, सिलेक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज कंबशन प्रोसीजर बिकॉज इज रिक्वायर साइमल्टेनियसली
प्लेटिंग ऑन टू प्लेट्स हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक। तो ये यहाँ से रिकम्बिनेशन का सिलेक्शन करना, एक तरीके से इनएक्टिवेशन करा के एंटीबायोटिक्स को हमने टेट्रासाइक्लिन को इनएक्टिवेशन कराया, वो एक कंबशर प्रोसीजर हो गया, एक तरीके से मतलब कॉम्प्लिकेट प्रोसीजर हो गया, कठिन प्रोसीजर हो गया, ज़्यादा टाइम लगने वाला प्रोसीजर हो गया। इट रिक्वायर्स साइमल्टेनियसली प्लांटिंग ऑन टू प्लेट्स, इसमें हमें 2 प्लेट चाहिए अलग अलग करने के लिए, डिफरेंट एंटीबायोटिक पे वर्क करने के लिए, ठीक है। देयरफॉर अल्टरनेट सेलेक्टेबल मार्कर हैव बीन डेवलप्ड विच डिफरेंशिएट रिकम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकम्बिनेंट ऑन द बेसिस देयर एबिलिटी टू प्रोसीजर कलर इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। तो इसके बाद में केवल एक सिलेक्टेबल मार्कर का डिस्कवर हुआ, ठीक है। हमने पहले अब जो काम किया, अभी जो आपको काम बताया था, उसमें 2 प्लेट हमने ग्रो करवाई थी, 2 प्लेट पे अलग अलग प्लेट पे काम करवाया था। पहली प्लेट में हमने पता लगाया कि भाई ट्रांसफॉर्मेंट है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, दूसरी में हमने पता लगाया रिकम्बिनेंट है, नॉन रिकम्बिनेंट है। अगर इन दोनों काम को एक साथ में काम किया जाए तो वो ज़्यादा ईजी होगा ना। तो अब यहाँ पे एक ज़्यादा ईजी होने वाला मेथड निकल के आ रहा है, जो कि एक तरीके से ऐसे डेवलप किया अलग तरीके से, जो कि रिकम्बिनेंट नॉन रिकम्बिनेंट को एक बार में ही पता लगा देगा ऑन दी बेसिस, उनके एबिलिटी के बेस पर, उनकी एबिलिटी के बेस पे। क्योंकि वो क्या काम करते हैं, वहाँ से एक सबस्ट्रेट निकलता है, एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, मतलब एक एंजाइम रिलीज करता है वो, जो कि कलर को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और रिकम्बिनेंट डीएनए के अंदर वो कलर प्रोड्यूस होता हुआ हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम, वो कि एक सीक्वेंस एक एंजाइम के लिए सीक्वेंस करता है, जो है आपका अल्फा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। तो वो आपका जो है अल्फा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है। अब यहाँ पे मैं बताऊँ अल्फा गैलेक्टोसाइडेज, यहाँ एनसीईआरटी में आपको नाम तो दिया नहीं है क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे भी बस इतना नाम दिया अल्फा गैलेक्टोसाइडेज, जो एक एंजाइम एक और प्लाज्मिड का डिस्कवर हुआ PuC8। PuC8 एक प्लाज्मिड बनाया, ये एक प्लाज्मिड बनाया PuC8। इस प्लाज्मिड को क्या काम किया, यहाँ से ये प्लाज्मिड बन गया, तो इस प्लाज्मिड पे क्या वर्क कराया, ये एक हमारा प्लाज्मिड है, ये नया प्लाज्मिड तैयार करवाया गया, इसके द्वारा हम एक बार में ही नॉन रिकम्बिनेंट और रिकम्बिनेंट का पता लगाते हैं। तो यहाँ पे ना इस पे 2, एक तो यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस यहाँ पे डाला इसमें, जिसका नाम था एम्फिसिलिन, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे डाला इसमें, जिसका नाम था आपका अल्फा गैलेक्टोसाइडेज। तो ये आपका अल्फा गैलेक्टोसाइडेज इसके अंदर दिया, तो इसके बारे में बताया। ये पी मीन हो गया प्लाज्मिड, यू मीन हो गया यूनिवर्सिटी, सी मीन है कैलिफोर्निया, ए मीन 8वें नंबर का। तो ये कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में ये डिस्कवर हुआ था PuC8। तो प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया 8। तो इसके अंदर 2 चीज़ देखने को मिली हमने, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस और इधर की तरफ अल्फा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। सॉरी, इधर की तरफ जो आपका है अल्फा गैलेक्टोसाइडेज। तो यहाँ से क्या काम किया, सबसे पहले इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या काम किया, इसके अंदर हमने सबसे पहले कट करवा के डीएनए को कट करवा के यहाँ से डीएनए को कट करवाया, और यहाँ पे हमने क्या काम किया, यहाँ पे हमने डीएनए को रिकम्बिनेंट बनाया यहाँ पे। तो अल्फा गैलेक्टोसाइडेज के अंदर डीएनए को रिकम्बिनेंट बनाया हमने, जहाँ पे मैंने रेड कलर किया आपको। तो ये हमारा रेड कलर का फॉरेन डीएनए हो गया, और ये हमने अल्फा गैलेक्टोसाइडेज की प्रॉपर्टी को ब्रोक करवा दिया, प्रॉपर्टी को तोड़ दिया हमने, ठीक है। जब जैसे पिछले वाले में टेट्रासाइक्लिन की प्रॉपर्टी को तोड़ दिया था, ऐसे ही यहाँ पे अल्फा गैलेक्टोसाइडेज की प्रॉपर्टी को तोड़ दिया। जब अल्फा गैलेक्टोसाइडेज की प्रॉपर्टी टूट गई तो अल्फा गैलेक्टोसाइडेज अपना काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब इसको क्या काम कर रहे हैं, अब इसको एक मीडियम में यहाँ पे ग्रो करवा रहे हैं हम, यहाँ पे ग्रो करवाया हमने एक ही कल्चरल प्लेट पे, यहाँ पे एक बार में सारा काम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक के अंदर क्या था, ये हमारा प्लाज्मिड है, एक सॉरी यहाँ पे प्लाज्मिड नहीं, ये हमारा एक बैक्टीरिया हो गया, ये हमारा सॉरी मैं दोबारा बनाता हूँ इसको, यहाँ से दोबारा देखो, ये हमारे पास में एक वो है मीडियम, कल्चरल मीडियम हमने लिया, एक हमारा बैक्टीरिया ये हुआ, एक हमारा बैक्टीरिया ये हुआ। इस बैक्टीरिया के अंदर हमने डाला अपना प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड डाला, यहाँ पे ये प्लाज्मिड डाला, ठीक है। एक प्लाज्मिड हमारा कैसा था, रिकम्बिनेंट, एक प्लाज्मिड हमारा कैसा था, नॉन रिकम्बिनेंट, और एक हमारे पास में ये था ये वाला, ये भी इकोलाई बैक्टीरिया। तो ये फर्स्ट इकोलाई बैक्टीरिया, ये सेकंड इकोलाई बैक्टीरिया, और ये थर्ड वाला इकोलाई बैक्टीरिया। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पे फर्स्ट वाले इकोलाई बैक्टीरिया में क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले के अंदर
हमने बीटा गैलेक्टोसाइडेज को हमने कट करवाया था, मान लो हमने ये मान लिया कि भाई यहाँ पे हमने बीटा गैलेक्टोसाइडेज पे कट करवाया, ये हमारा फॉरेन डीएनए है, इसके अंदर फॉरेन डीएनए इंटर नहीं कर पाया, ठीक है। तो वो यहाँ पे हमने इसको कट नहीं करवाया बीटा गैलेक्टोसाइडेज पे, इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेंट हुआ, इसके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेंट हुआ थर्ड वाले के अंदर, बट सेकंड वाले के अंदर तो ट्रांसफॉर्मेंट हुआ ही नहीं। तो वो देखेंगे अब कैसे कैसे। अब सबसे पहले हमने इसके अंदर डाला एम्फिसिलिन, ठीक है, हमने डाला क्या डाला एम्फिसिलिन। तो एम्फिसिलिन के अंदर फर्स्ट वाला गिरोह होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि इसके पास में एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड वाला गिरोह नहीं हुआ, ये मर गया, ठीक है, क्योंकि इसके पास में इंटर ही नहीं किया, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला था, ठीक है। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला इंटर नहीं किया, तो यहाँ से तो अलग ही निकल गया। अब आपका जो थर्ड वाला है ये भी उसके अंदर गिरोह हुआ, ठीक है, ये भी उसके अंदर गिरोह हुआ। तो फर्स्ट भी हुआ आपका, सेकंड भी हुआ, थर्ड भी हुआ एम्फिसिलिन के अंदर। बट अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे हमने देख लिया, अब वहाँ पे तो हम एम्फिसिलिन डाल रहे थे, यहाँ पे हम एम्फिसिलिन ना भी डालेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। हम डायरेक्ट क्या डालेंगे यहाँ पे अल्फ़ा गैलेक्टोसाइडेज। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या डाला, अपना अल्फ़ा गैलेक्टोसाइडेज डाल दिया इसमें, इस प्लेट के अंदर। जब अल्फ़ा गैलेक्टोसाइडेज डाला तो हमने देखा कि भाई ये बैक्टीरिया अल्फ़ा गैलेक्टोसाइडेज के पास में क्या प्रॉपर्टी है, अल्फ़ा गैलेक्टोसाइडेज कलर शो करेगा, ठीक है, अल्फ़ा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, कलर शो करेगा। तो फर्स्ट नंबर वाला जो था इसने कोई भी कलर शो नहीं किया, क्योंकि इसकी अल्फ़ा गैलेक्टोसाइडेज वाली जो प्रॉपर्टी थी हमारी, इसकी ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली अल्फ़ा गैलेक्टोसाइडेज वाली जो प्रॉपर्टी थी वो हमने ब्रोक करवा दी थी पहले ही। बट थर्ड वाला जो था, सेकंड थर्ड वाला जो था, उसमें हमें कलर दिखाई दिया, ठीक है, उसमें क्या दिखाई दिया, हमें कलर। तो यहाँ पे ये ग्रो भी हो रहा था और ये कलर भी हमें होता हुआ इसका दिखाई दिया। तो यहाँ से हम समझ गए क्या भाई, कि भाई यहाँ से आपका एक बार में ही काम हो जाएगा, इसके अंदर कोई कलर नहीं आया। और आपका दूसरे ये तो ग्रो ही नहीं हुए, सबसे पहले सेकंड वाले तो ग्रो ही नहीं हुए, ठीक है, थर्ड वाले के अंदर कोई कलर नहीं आया, फर्स्ट वाले के अंदर कलर आया। तो जिसके अंदर कलर आया वहीं से हम समझ गए कि भाई ये क्या है, ये आपका ये है रिकम्बिनेंट डीएनए। तो जो हमारा काम एक तरीके से बहुत बड़े लेवल पे चल रहा था, जहाँ पे हम 2 प्लेटिंग पे सारा काम करवा रहे थे, यहाँ पे हमने 1 प्लेटिंग पे ही सारा काम करवा दिया। तो आगे देखिए नेक्स्ट है आपका, तो इसको यहाँ से जो रिजल्ट निकला, इसका रिजल्ट जो निकला, दिस रिजल्ट इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। तो यहाँ पे हमने एक एंजाइम को एक्टिवेशन किया, इनएक्टिव किया। जो हमारे पास अल्फ़ा गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम था जो एक्टिव था उसे इनएक्टिव किया, विच इज़ रिफर्ड टू एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। क्योंकि हमने क्या काम किया भाई, हमने किसी डीएनए को इंसर्ट किया उसके अंदर और उसके द्वारा उसे इनएक्टिवेट करवाया, ठीक है। तो द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्टेट, तो क्रोमोजेनिक सबस्टेट की प्रेजेंस में ये जो कॉलोनीज थी, जो आपका अल्फ़ा गैलेक्टोसाइडेज था, ये कलर शो कर रहा था, ठीक है, अल्फ़ा गैलेक्टोसाइडेज क्या कर रहा था, कलर, ब्लू कलर शो कर रहा था कॉलोनीज में। इफ़ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव इंसर्ट, ठीक है। तो जो पहला वाला जो मैंने बताया था अभी आपको, फर्स्ट वाला, उसके अंदर कोई कलर शो नहीं हुआ, थर्ड वाले के अंदर कलर शो हुआ, क्योंकि उसके पास में अल्फ़ा गैलेक्टोसाइडेज है। जब अल्फ़ा गैलेक्टोसाइडेज कलर शो कर रहा है तो हम समझ जाएंगे भाई इसके पास में अल्फ़ा गैलेक्टोसाइडेज है। बट हमने क्या काम करवाया था, अल्फ़ा गैलेक्टोसाइडेज को ब्रेक करवाया था, तो वहाँ पे जिसके अंदर कलर नहीं होगा वही आपका रिकम्बिनेंट डीएनए है। तो प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट result in insertional inactivation of alpha galactosidase and colonies do not produce any color। तो जिसके पास में अल्फ़ा गैलेक्टोसाइडेज, जो हमने अल्फ़ा गैलेक्टोसाइडेज इनएक्टिव करवाया था, वो कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। और वहाँ से हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये पता लगाएंगे भाई ये कौन सी कॉलोनी है हमारी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इस तरीके से हमारा जो PUC8 वेक्टर है ये केवल एक ही प्लेटिंग में, एक ही कल्चर प्लेट पे आपके रिकम्बिनेंट डीएनए को पता लगा रहा है। जबकि जो आपका PBr322 था उसमें आपको 2 जगह कल्चर प्लेट पे ग्रो कराने में, जब 2 जगह कल्चर प्लेट ग्रो कराएंगे तो वहाँ पे टाइम लगेगा, एक जगह पे टाइम नहीं लगेगा। इसलिए जो आपका PUC8 है ये ज़्यादा बेटर माना गया। आई होप आपको सारा कंटेंट समझ में आ गया होगा। इस तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक और कमेंट। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।